अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ संजय दीक्षित साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। सर ऑथर भी हैं नमस्ते, और गुड सर इवनिंग। एनालिस्ट। गुड इवनिंग सर। और सर ऑथर भी हैं और सर जो है सर की बुक भी सर मैंने अभी तक ऑर्डर की हुई है और उन्होंने फिर मुझे नेक्स्ट वीक का टाइम दे दिया है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो बुक शॉप है सईद बुक बैंक, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो मंगा के दे रहे हैं और आई होप कि जल्दी आपको मेरे शेल्फ में वो नजर आएगी। लेकिन मैं पढ़ूंगी भी, इसलिए कि भारत में एक बड़ा इंप्रेशन है कि पाकिस्तान में लोग बुक्स नहीं पढ़ते। बहुत कम हो गया है, ये बात बहुत सही है। बहुत कम हो गया सर पढ़ने का। यानी अखबार नहीं पढ़ते लोग, बुक्स नहीं पढ़ते, बस सोशल मीडिया या टीवी से ही जो है वो न्यूज ले लेते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ाई जाए। मेरे घर में तो खैर है बुक्स। हमारे तारिक फतेह साहब बता रहे थे हम्म। कि आप बताइएगा। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में किताबें जो हैं वो वेट से बिकती हैं हाँ और वो बिल्कुल। इतने इतने रुपए किलो करके। और और आप यकीन। 300, जिसकी जो किताब 300-400 बिक जाती है वो हम्म। बेस्ट सेलर हो जाती है। बिल्कुल। और सर आपको पता है कि ये शॉप्स जो है बुक शॉप्स, बुक स्टॉल्स बंद हो के वहां पे खाने पीने की दुकानें खोल दी हैं। मतलब उसमें आप जाएं तो पता लगेगा, 2 हफ्ते बाद आप जाएंगे तो पता लगेगा यहाँ पे कुछ और ही टिक्के बिक रहे हैं या चाट मिल रही है। लेकिन वो बुक स्टॉल्स जो है वो बंद होते जा रहे हैं। वरना पहले ओल्ड बुक स्टॉल भी बहुत ज्यादा थे, मगर अब आपको कहीं कहीं मिलते हैं। तो ये चीज है हमें, और हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो बिल्कुल सर हम चलते हैं अपने शो की तरफ। और थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। और आप और तारिक साहब जैसे लोग हैं जिनसे हमें हिस्ट्री जो है वो सुनने को मिलती है और हम अपनी करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो अपने आप को ठीक करने को, अपनी हिस्ट्री और अपनी सब बातों को सही करने के लिए तैयार हैं और सुनने के लिए तैयार हैं। तो सर आप हमें थोड़ा बताइए कि क्या टेक्स्ट बुक में हमें पढ़ाया जाता है भारत की हिस्ट्री। और हमने इस्लामिक हिस्ट्री तो हमने बहुत सुनी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतने साल हुकूमत की, 200 साल हुकूमत की, 600 साल ये किया, ये फतह किया, वो फतह किया। लेकिन सर भारत की असल में क्या आप बताएंगे हमें कि क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है? देखिए, भारत की जो हिस्ट्री है, जो सही हिस्ट्री है, वो एक तरह से जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने ये देखा। सबसे पहले जब शुरू शुरू में आए अंग्रेज तो यहाँ पर उन्होंने देखा पहली बार कि यहाँ पर एक ऐसा कैलेंडर चलता है जो जिसको बोलते थे कली पंचांग और कली इरा। और वो शुरू होता था 3102 BCE से। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको बड़ी एकदम से सरप्राइज हुई कि साहब की इतनी भी पुरानी कोई सिविलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि उनका जो सारा का सारा नैरेटिव था वो बाइबलिकल नैरेटिव था। और बाइबल, आप जानती हैं कि बाइबल को उन्होंने ये दे रखा था कि साहब की दुनिया जो है वो 4004 BCE में ये गॉड ने उसका निर्माण किया था। दैट वर्ल्ड वाज क्रिएटेड इन 4004 BCE। डेट भी देते हैं कुछ लोग, 23 फरवरी बताते हैं, कुछ लोग 23 अक्टूबर बताते हैं। सो दैट इज द बाइबलिकल नैरेटिव। तो यहाँ जब शुरू शुरू में जो आए अंग्रेज, एक्चुअली पहले जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। दे वर लीस्ट बॉदर्ड। ऑल दे डिड वाज कि उन्होंने कौन सी लूट मार की, कौन से क्या किया, उसकी तारीखें वो लिखते रहते थे। तो उनके नैरेटिव्स आप पढ़ेंगे वो पुराने, जो आप जियाउद्दीन बरनी है, मिन्हास उस सिराज है, आपके अमीर खसरो है। बाद में फिर मुग़ल आ गए तो उनके उसके पहले फरिश्ता है। फिर मुग़लों की हिस्ट्री तारीख अलग अलग से सब लोगों ने ले रखी है। फिर बाबरनामा है, अकबरनामा है, शायद बादशाह नामा है, सब सब उस तरह के वो दोज वेर हेगियोग्राफीज बेसिकली। और उससे जो मोटिवेशन, जो उन इन्वेजन का पता चलता है, तो मोटिवेशन उनका पता चलता है। और दैट दोज हेगियोग्राफीज आई बिलीव आर वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, बट इन इंडिया दे वर वाइट वॉश्ड। यहाँ इंडिया में उन हेगियोग्राफीज को वाइट वॉश किया गया।
इसलिए क्योंकि दैट वाज नॉट वेरी पैलेटेबल और certainly not palatable to the majority here because जो सारी है geographies है उसमें किस तरह से मंदिर तोड़े गए, किस तरह से लूटपाट की गई, किस तरह से औरतों को स्लेव बना के और दूसरे बाजारों में बेचा गया, तो इस तरह की चीजें जो है, तो यहाँ मार्क्सिस्ट ने जब उनके हाथों में हिस्ट्री आई तो उन्होंने इसको वाइट वॉश किया और जैसे पाकिस्तान में तो अकबर को कोई ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है, अकबर को ग्लोरीफाई किया गया। इस तरह से वो सब नैरेटिव बिल्डिंग उस वक्त हुई। लेकिन अब खैर अंग्रेज़ों ने फिर उसका भी एक लिखा था, दिस 7 वॉल्यूम बुक, इट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। इसमें जो ख़ास तौर से जो इस्लामिक जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनकी बुक्स का ट्रांसलेशन है उसमें। दोज बुक्स आर ट्रांसलेटेड देयर। इट इज़ बाय एलियट एंड डाउसन। शुरुआत एलियट ने की थी, फिर एलियट पास्ट अवे तो डाउसन ने उसको कंप्लीट किया था। तो वो एलियट और डाउसन का जो वो वॉल्यूम है, दैट इज़ अ वेरी प्रेशियस वॉल्यूम। तो उसको इंडिया में सप्रेस किया गया। उसके अलावा फिर मैं जो बता रहा था कि जो लोग ये शुरू में आए, सो दे रोमांटिसाइज्ड इंडिया, उन्होंने इंडिया को बड़ा रोमांटिसाइज किया। फिर दे फाउंड दी कनेक्शन, उनको कनेक्शन मिला उनकी जो लैंग्वेजेस थी उसमें और संस्कृत में। तो फिर उसका नैरेटिव बनाया उन्होंने, कहा कि साहब वी आर प्रॉब्ली द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया। ये शुरू की बात है। तो दोज पीपल वर कॉल्ड रोमांटिक्स। तो वो जब बात चलने लगी और they said that we have found a civilization which is more ancient than anything that Europe has. तो ये बात जब चली तो चर्च में बड़ी दुविधा हुई, because the church started getting alarmed कि अगर ये हो जाएगा तो हमारी जो हमने क्रोनोलॉजी इतनी मुश्किल से बना रखी है, और जो सारी क्योंकि unlike what is called Islamic scholarship, the church scholarship has been, I should say, very, very meticulous in building their narrative. उनका narrative बनाने पे उन्होंने बहुत मेहनत की है. In fact, most of their warfare and most of their other activities, the imperialistic activities, they are backed up by narratives. तो ये जो narrative वहाँ पे जब चलने लगा तो they got alarmed. को लगा कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो हमारी जो सारी सुपीरियरिटी की क्लेम्स हैं वो गड़बड़ हो जाएंगी। तो फिर दे इन्वेंटेड समथिंग व्हाट इज कॉल्ड आर्यन इन्वेजन थियरी। और उसको आर्यन इन्वेजन थियरी को इन्वेंट करने के उनके दो पर्पस थे। ऑल्सो बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट ए नैरेटिव कि इंडिया जो है वो इट इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल। जैसे कहते हैं कि साहब कि कारवां आते रहे, हिंदुस्तान बनता गया, सुना होगा आपने। So as if it had no indigenous population, no indigenous culture, no indigenous philosophy, no indigenous science of its own, और सबका सब जो है वो बाहर से ही आया है। तो that kind of provided legitimacy to the British imperialism, and that also came handy for the इस्लामिक इम्पीरियलिज्म। दोनों का एक जस्टिफिकेशन वो बनता गया। तो वो उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक टोटली विदाउट प्रूफ, मतलब किसी भी चीज़ की होती है उसका एक सिस्टम होता है दैट यू हैव टू साइंटिफिकली प्रूव कोई थ्योरी होती है। तो और साइंटिफिक क्या होता है उसके भी नॉर्म्स हैं। साइंटिफिक मीन्स यू हैव टू हैव get it should have the elements of verifiability, universality, repeatability, and falsifiability. This is the standard scientific method. तो सोशल साइंसेस में भी जब इनको लाया जाता है तो ये देखा जाता है कि कम से कम बेसिक वेरीफाइबिलिटी कहीं से हो, कुछ हो। तो और उसके एक पहले प्रोपोजिशन बनाया जाता है, प्रोपोजिशंस आर टेस्टेड आउट, और टेस्ट आउट करके फिर उनका वो बनता है। इवन दो इट कैन नॉट बी एज ऑब्जेक्टिव एज इट इज इन साइंस, लेकिन फिर भी एक मेथोडोलॉजी प्रिस्क्राइब्ड होती है उसमें। तो
ये जो आर्यन इन्वेजन थियरी थी, इसकी कोई बेसिस नहीं थी, जस्ट केम आपकी लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी है तो एक प्रोपोजिशन डाल दिया गया, उसको बाइबल में एक रेस थियरी है, उस बाइबल की रेस थियरी से उसको करॉबरेट कर दिया गया और बाइबल की क्रोनोलॉजी से करॉबरेट कर दिया गया और उसी तरह से उसकी पूरी क्रोनोलॉजी कंस्ट्रक्ट कर दी गई। तो जो क्रोनोलॉजी कंस्ट्रक्ट की गई कि 1500 BCE में आर्यन इन्वेजन हुआ और उसके बाद फिर जो भी सारी जो हिस्ट्री बताई जाती है रामायण और महाभारत, बिकॉज रामायण और महाभारत बेसिकली हिस्ट्री बिकॉज उनकी सारी जितने भी उनमें जो इवेंट्स हैं, those events are verifiable, those places are verifiable. There may be an element of what is called exaggeration in certain events, but जो उनके जो हीरोज हैं, जो उनके कैरेक्टर्स हैं, जो उनकी प्लेसेस हैं और इवेंट्स, बहुत सारी इवेंट्स हैं, वो सारी वेरीफाइबल हैं आर्कियोलॉजी से और लिटरेचर से, बहुत सारी चीज़ें वेरीफाइबल है। और अब तो बहुत सारे और, जैसे आर्यन इन्वेजन थियरी जो थी इन्होंने 1500 BCE में करी और उसका इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन बाद में बताई कि इसका ओरिजिन 1500 BC के बाद आता है। वो सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो अब डिस्प्रूव हो चुकी हैं। डिस्प्रूव इसलिए हो चुकी हैं कि ये जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, नाउ द सरस्वती रिवर हैज़ बीन फाउंड एंड उसकी डेट्स जो हैं वो असर्टेन हो गई हैं। और आई डोंट नो आपको पता हो ये नहीं पता हो कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ओल्डेस्ट साइट्स और बिगेस्ट साइट्स जो हैं वो अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं है, वो अब द बिगेस्ट साइट इज अ प्लेस कॉल्ड राखीगढ़ी इन हरियाणा और द ओल्डेस्ट साइट इज अ प्लेस कॉल्ड भिरन्ना अगेन इन हरियाणा। दिस इज अर्स्टवाइल पंजाब, प्री इंडिपेंडेंस पंजाब का जो अब सर दिल्ली से लगता हुआ पार्ट जिसको हरियाणा कहते हैं, उसमें ये पाए गए हैं। और वो पूरी सरस्वती चैनल पाई गई है कि देयर यूज्ड टू बी ए रिवर सरस्वती, ह्यूज रिवर, जिसका ऋग्वेद में मेंशन है। ऋग्वेद इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड, तो उसका मेंशन ऋग्वेद में आया हुआ है, तो वहाँ से वो करॉबरेट होती है। और बिरन्ना जो साइट है वो दैट इज नाउ ऑलरेडी डेटेड, जिन लेवल्स तक वो पहुंच गई है उन लेयर्स को 8000 ईयर्स तक ऑलरेडी डेट किया जा चुका है। 8000 ईयर्स का मतलब हुआ 6000 BCE तक वो दे ऑलरेडी डेटेड। तो जब ये डेटिंग हो गई और उसके बाद लिटरेचर से फिर और जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है जिसमें आपके रिवर मॉर्फोलॉजी है, जियोलॉजी है, उन सब से ये पता चल गया कि देयर यूज्ड टू बी दिस रिवर कॉल्ड सरस्वती व्हिच यूज्ड टू फ्लो एंड इनटू व्हिच दिस रिवर Satluj used to drain into that river। और फिर ये जाके आपके पहले एक ज़माने में इंडिपेंडेंटली इट यूज्ड टू गो टू द अरेबियन सी, और जो आपके जो लोथल के एक जगह है वहाँ पर ये ड्रेन होती थी, गुजरात में है जो आजकल। बाद में फिर बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक एक्टिविटी वो जाके जो अभी आपकी सिंधु दरिया है उसमें जाके मिलने लगी, और फिर बाद में और टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुई उसमें। जो टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से जो सतलज है वो उसका कोर्स चेंज हो गया, उसका कोर्स चेंज होने से ये रिवर जो है ये हल्की पड़ गई, और बाद में डेजर्टिफिकेशन की वजह से ये इट्स लॉस्ट इट्स वे इन द डेजर्ट। दिस इज समथिंग व्हिच इज नाउ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सेप्टेड बाय Western geologists and river morphologists as well। तो ये सब होने के बाद में ये एस्टैब्लिश हो गया कि जो भारत के पुराणों में और भारत के जो एपिक्स है, महाभारत रामायण में जो कुछ भी लिखा है दैट एक्चुअली इज हिस्टोरिकल। तो अब जो इसकी जो रिसर्च हो रही है वो रिसर्च अब दो तरह से हो रही है। नाउ इनफैक्ट जो हमारे यहाँ जो इशू हो रहा है कि महाभारत वॉर कब हुआ, तो देयर इज व्हाट इज कॉल्ड डिबेट जो है, अब वो ये नहीं है कि ये आर्यन इन्वेजन की बात हो, क्योंकि आर्यन इन्वेजन थियरी में उसके बेसिकली देयर आर
4 elements in Aryan invasion theory. वो 4 elements क्या हैं कि साहब की आर्यन was a race. तो आर्यन नाम की एक रेस थी. बिल्कुल सर, मैंने सुना है, बिल्कुल एग्जैक्टली. तो ये रेस कहीं बाहर से आई. और ये रेस ना सिर्फ बाहर से आई, इसने, और ये 1500 BCE के आसपास आई. और चौथा एलिमेंट ये है कि अपने साथ संस्कृत लैंग्वेज लाई. These are the 4 essential elements of the Aryan invasion theory. इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका एक भी एलिमेंट आप हिला दे तो ये पूरी की पूरी थियरी कोलैप्स हो जाती है. और यहाँ एक की बजाय चारों के चारों एलिमेंट्स हिला दिए गए हैं, क्योंकि जब ये कहा आर्यन रेस है तो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट देयर इज नो रेस कॉल्ड आर्यन, क्योंकि जो टर्म आर्य है, दैट आर्य इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एड्रेस टू अ नोबल मैन. And nowhere in the Sanskrit literature this Aryan as a description of a people has been used. तो अच्छा, फिर बाद में जो अब जेनेटिक स्टडी हुई है उससे भी ये प्रूव हो गया कि दैट देयर इज नो सेपरेट रेस कॉल्ड आर्यन एज सच. जो फिर दूसरी चीज ये बाहर से आई. अब वो बाहर से भी दैट इज ऑल्सो बीन डिस्प्रूव्ड. वो बाहर से कहाँ से आती है, जब यहाँ की जो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है, that people have traced almost up to 20,000 years. So there's no question of it coming from outside. तीसरी चीज जैसा कि they came from Central Asia steppes and they were nomads, but they had such a highly evolved language like Sanskrit. अब ये कबीलों में आज तक कोई हिस्ट्री नहीं है कि कबीले जो हैं they can invent a language as sophisticated as Sanskrit, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया मानती है कि संस्कृत इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इवन टुडे. उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो सिंटैक्स है, उसका जो है वो उसका कोई पैरेलल नहीं है कहीं दुनिया में. इसीलिए शुरू में जो रोमांटिक्स आए थे वो दे गॉट वेरी फैसिनेटेड. लेकिन बाद में ये चूंकि था कि वो सुपीरियर थे तो उन्होंने ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी बना के बनाया कि भाई ये जो लैंग्वेज है ये तो हमारे यहाँ ही पैदा हुई थी और बाद में वहाँ गई. ये दैट बेसिक सुपीरियरिटी दे हैड टू प्रूव. तो अब जो इशू जो है, बिकॉज आफ्टर आर्यन इन्वेजन थ्योरी हैविंग बीन डिस्प्रूव्ड, हालांकि वेस्ट में अभी भी बहुत रेजिस्टेंस है इसको मानने के लिए. दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि जैसे ही वो इसको एक्सेप्ट करेंगे उनकी रेशियल सुपीरियरिटी की थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है. ये अल्टीमेटली देन दे विल हैव टू एक्सेप्ट कि भाई पूरी की पूरी जो यहाँ से लैंग्वेज है वो वहाँ गई. बल्कि अब तो जो है जो थ्योरी चल रही है वो दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, क्योंकि ये जो अभी इंडिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ओरिजिनल नॉर्थ वेस्ट पार्ट है जिसमें पाकिस्तान आता है, जिसमें आपका ये जो सरस्वती रिवर बेसिन आता है और इंडस रिवर बेसिन आता है और पार्ट ऑफ द गंगा यमुना बेसिन आता है, कि दिस इज सपोज टू बी दी ओरिजिनल एरिया जहाँ पर जो ऋग्वेद का जो पूरा का पूरा लोर है दैट इज सपोज टू हैव टेकन प्लेस इन दिस एरिया. और फिर यहाँ पे ऋग्वेद में देयर इज अ 10 किंग बैटल बताई जाती है, एंड दैट 10 किंग बैटल वाज बेसिकली अ बैटल बिटवीन 2 फिलॉसफीज. और जो 2 फिलॉसफी थी, एंड दैट वाज द मैं इसको देखता हूँ इस तरह से कि इट वाज एक्चुअली अ बैटल बिटवीन मोनिज्म वर्सेस मोनोथेइज्म. तो सर आप इस चीज को कैसे देखते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं भारत में इस वक्त? इसको थोड़ा सा जी श्योर. ये जो मोनिज्म का मतलब होता है दैट इज यू हैव वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एंड दैट वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट लेवल. परा बोलते हैं इसको संस्कृत में. and that one universal consciousness pervades every being, animate or inanimate. और उसका अंश जो है वो सब में पाया जाता है, वो जड़ हो या चेतन हो, एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, वो इंसान हो या जानवर हो, अलग अलग तरह के इंसान हो. दैट ईश्वर और ब्रह्म is reflected in everyone. It has multiple manifestations. So universal consciousness is one, and it can have
multiple manifestations, and because it can have multiple manifestation, वो उसको आप किसी भी being में आप उसकी कल्पना कर सकते हैं. That is the basis of मूर्ति पूजा also, that that immanent divine is immanent in everyone. That is the basis. फिर उनका जो झगड़ा हुआ, that is the monotheistic philosophy, जो थी कि साहब कि नहीं एक गॉड है. So that God we always say that is that God of the intellect, not God of the experience. So the experiential philosophy versus what is called the intellectual philosophy है. That was the Zoroastrianism basically. ये जो Zoroastrianism थे, Zoroaster थे, they were all same people, but after the war the Zoroastrians they went down to Persia, और फिर पर्शिया से फिर वो फैले. पर्शिया से वो आपके जो लेवान है, जो इस आज का सीरिया है, यहाँ पर उनकी एक ब्रांच गई, इट इज कॉल्ड मितानी सिविलाइजेशन. एक ब्रांच एनाटोलिया गई जो आज की तुर्की है, दैट इज कॉल्ड हिटाइट सिविलाइजेशन. ऑल दीज आर नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. इसमें जो AIT वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं वो आपके मितानी और हिताइत से उधर से होते हुए और फिर इंडिया में आए, जबकि जो पूरा जो लिटरेचर है और जो पूरे अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो ये पॉइंट करते हैं कि ये दिस माइग्रेशन इज द अदर वे अराउंड. एंड ऑल्सो द अवेस्टर्न लैंग्वेज जो इनकी आपकी ईरानियन लैंग्वेज है, दैट इज वेरी क्लोज टू द लेटर ऋग्वेदिक लैंग्वेज, और जो आपके जो लेटर वेदास हैं उनसे मिलती जुलती है. क्योंकि संस्कृत भी दो तरह की है. संस्कृत वन इज वैदिक संस्कृत एंड द अदर इज द क्लासिकल संस्कृत व्हिच वी हैव टुडे. So the classical Sanskrit is actually a daughter language of Vedic Sanskrit. And similarly, the Avestan is also a daughter language of Vedic Sanskrit. In fact, all what is called the Indo-European branches of language, they are all daughter language of Vedic Sanskrit. जी, अब आप कह रही थी. जी बिल्कुल, मैं सर आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये तो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है. होप कि लोग जो है वो इससे बहुत कुछ सीख सकेंगे. लेकिन सर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो स्टूडेंट्स हैं, हमें तो गलत हिस्ट्री अब सब जानते हैं, पढ़ाई जाती है. आप क्या इस चीज को करेक्ट कैसे कर रहे हैं? मतलब कुछ ना कुछ जाहिर आप भी जैसे बता भी रहे हैं और सब कुछ है कि स्टूडेंट्स ये कैसे सीखेंगे कि ये हिस्ट्री वो सही पढ़ रहे हैं या ये गलत है? कौन सी बुक आप सजेस्ट करते हैं कि उनको देखनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज, वेबसाइट या बुक आप सजेस्ट करेंगे जिससे उनको एकदम करेक्ट हिस्ट्री मिले? देखिए, बुक्स की तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा विच यू कैन पुट अप. आप पुट अप कर सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे शोध हो रहे हैं. अभी एक रीसेंट जो है वो बीच में 1380 साल इंडिया की क्रोनोलॉजी के बीच से गायब कर दिए गए. ये भी काम हमारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने किया फॉर देयर ऑब्वियस पर्पसेस. तो बुद्ध निर्वाण की डेट चेंज हो गई. There were many Chandraguptas, they got conflated, उनको साथ में कंप्रेस कर दिया. शंकराचार्य की डेट चेंज हो गई. वो सारी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई. तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं अपने जयपुर डायलॉग्स पे वेबसाइट पे हम डिस्कस करते रहते हैं. दैट इज ऑलवेज देयर. बट देयर आर नंबर ऑफ बुक्स व्हिच हैव कम आउट. एक जो अभी मैंने आपको बताया कि जो डिस्कशन चल रहा है, वो डिस्कशन चल रहा है whether the Mahabharat war happened in the 4th millennium. The date is being given as 3067 BCE or thereabouts. और एक नई थ्योरी एक नीलेश ओक जी हैं वो लेकर आए हैं, डेट ऑफ महाभारत वॉर, and that is also based on astronomical findings. उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट्स हैं जो दी हुई हैं महाभारत में और रामायण में, उन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को फिर वो उनका जो अभी जो लेटेस्ट जो प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर्स हैं उसके ऊपर मैप करके उन्होंने उसकी डेट निकाली है. और वो डेट दैट गोज इनटू 6th मिलेनियम BCE. और महाभारत की डेट अकॉर्डिंग टू हिम गोज इनटू 12th मिलेनियम BCE.
तो उनकी किताबें नीलेश ओक जी की भी हैं, मिस्टर वेदवीर आर्य जी की भी हैं, वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स. प्लस there are also the old science books. Unlike what the West would like to have us believe, science is very, very old. Especially astronomical sciences are very, very old. Mathematics is very, very old in India. Okay. Dr. C.K. Raju hai, a very eminent mathematician. So he has a whole lot of books on this, and I have done an interview उनके साथ. मैंने एक 5 एपिसोड का इंटरव्यू किया है on the history of maths and science in India. तो सूर्य सिद्धांत करके और शुल्ब सूत्र करके, ये इस तरह से करके, ये these are very ancient books which go into 3rd millennium 4th millennium BCE. सूर्य सिद्धांत तो उसका तो, क्योंकि वो ऐसी एक सूर्य सिद्धांत जो है वो ऐसी ट्रीटिस है जो लगातार अपडेट होती रही है. तो उसकी जो एंटिक्विटी है उसका तो पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू हो रही है वो, लेकिन उसमें जो इवेंट्स डिस्क्राइब्ड है उसको कोलैट करके आज के ज़माने में डेट्स एग्जैक्टली निकाली जा सकती है. तो इनकी बुक्स, आपकी डॉक्टर C.K. राजू की बुक्स, नीलेश ओक की बुक्स, आपके फिर आर्यन इन्वेजन थियरी को डिबंक करने की, जेनेटिसिस्ट तो आपके जेनेटिक जो साइंस है उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई है, तो उसकी भी कई सारी बुक्स और पेपर्स और वो सब है. एक अभी किताब लिखी है हमारे डॉक्टर शिव शास्त्री हैं, उन्होंने आर्यन इन्वेजन थियरी पे लिखी है. सो दैट देयर ही हैज एग्जामिन्ड लॉट ऑफ रेफरेंसेस, तो वो भी देखी जा सकती है. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडिया में? इंडिया में जो पूरा का पूरा जो करिकुलम था वो मार्क्सिस्ट के हाथों में था. और मार्क्सिस्ट, आप जानते हैं, मार्क्सिस्ट का जो मुख्य उद्देश्य होता है इज टू कैप्चर पावर. और उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी फिलॉसफी ये है कि दैट द सोसाइटीज कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म एक्सेप्ट बाय यूजिंग स्टेट पावर. स्टेट पावर को यूज करके ही सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं. ये उनकी फिलॉसफी है मार्क्स के ज़माने से. तो उन्होंने इसके वेरिएशंस बना लिए, कल्चरल मार्क्सिज्म बना लिया, पोस्ट मॉडर्निज्म बना लिया. आजकल लोग कहते हैं कि अमेरिका बेसिकली इज व्हाट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट एंड राइटिस्ट पावर. लेकिन आप अगर देखें तो उनके कैंपस वगैरह जो है वो पूरी तरह से लेफ्ट से कैप्चर कर रखे हैं. तो इसी तरह से इंडिया में भी क्या, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को लेफ्ट जो है वो कैप्चर करता है पहले, और उनको कैप्चर करके और उसके बाद फिर अपना नैरेटिव चला के पावर ग्रैब करता है, और पावर ग्रैब करने के बाद में डेमोक्रेसी का सबसे पहले सफाया करता है. ये एक लेफ्ट का जाना पहचाना तरीका है. तो यहाँ पे लेफ्ट ने कैप्चर कर लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, और ये एजुकेशन जो है वो लेफ्ट ने काफ़ी कुछ कैप्चर किया. कांग्रेस की खासतौर से नेहरू जी हमारे सोशलिस्ट हुआ करते थे, तो वो सोवियत यूनियन के बहुत ज़्यादा प्रभाव में रहा करते थे. उनके और उनकी डॉटर थी इंदिरा जी, वो इन दोनों के टाइम पे इन्होंने जो कैप्चर किया वो कैप्चर अभी तक चला आ रहा है. मतलब हम कई बार कहते हैं कि बीजेपी माइट बी इन ऑफिस, बट एज फार एज दीज इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड, इट इज स्टिल नॉट इन पावर. दे आर स्टिल बीइंग रन बाय द लेफ्ट. आफ्टर सोशल मीडिया एंड आफ्टर द इंटरनेट रेवोल्यूशन, ये जो बाकी जो जनता है उसको तो हम ये कह सकते हैं कि द लेफ्ट इज द एलीट इन इंडिया एंड द रेस्ट आर सबॉल्टर्न्स. हम जो सबॉल्टर्न है, हमारा जो सबॉल्टर्न रेवोल्यूशन हुआ है, उस सबॉल्टर्न रेवोल्यूशन ने इस लेफ्टिस्ट नैरेटिव को बहुत बुरी तरह से चैलेंज किया है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में अब जो लेफ्ट का लेटेस्ट जो अटेम्प्ट है वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का है, जो उन्होंने अमेरिका में सक्सेसफुली किया है. इंडिया वगैरह में तो इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो स्टेट है वो भी बीच में आ जाती है. वहाँ तो उन्होंने जो उनकी जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, जो आपके फर्स्ट अमेंडमेंट है, उसका जितना मिसयूज किया है लेफ्ट ने, उसको मिसयूज करके उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट को ही एक तरह से सबवर्ट कर दिया पूरी तरह से. तो अब यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क आया है, नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क बन रहा है. तो उस फ्रेमवर्क में we are trying
to get the history corrected, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स थे, सबसे बड़ी स्कॉलर मानी जाती है रोमिला थापर हमारे यहाँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, और उन्होंने एडमिट किया कि उनको संस्कृत नहीं आती। अब कैन यू इमेजिन कि कोई मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री वेस्ट में, अगर वेस्ट के स्टैंडर्ड्स ले ले, तो कोई मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री लिखने वाला कोई हिस्टोरियन माना जाएगा जिसको अगर हिब्रू और अरामाइक नहीं आती हो तो विल ही बी एक्सेप्टेड, उसको पीएचडी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और यहाँ ना सिर्फ पीएचडी मिलेगी, वो पीएचडी के गाइड करती हैं, पूरे हिंदुस्तान का नैरेटिव सेट करती रही 30-40 साल तक, और उनको संस्कृत नहीं आती है। मीडिएवल इंडिया, मीडिएवल हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं प्रोफेसर इरफान हबीब। तो फिर उनको पूछा तो उन्होंने कन्फेस किया कि उनको ना तो पर्शियन आती है ना अरबिक आती है। तो ये सारे लोग जो प्राइमरी सोर्स से नहीं पढ़ सकते, जो प्राइमरी सोर्स नहीं इंटरप्रेट कर सकते, हिस्टोरियन का पहला काम है तो वो प्राइमरी सोर्स पे जाए। हिस्टोरियोग्राफी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि द हिस्टोरियन शुड बी एबल टू इंटरप्रेट थिंग्स फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। जो लोग हमारे यहाँ प्राइमरी सोर्स पढ़ नहीं सकते वो उसके बड़े बड़े स्कॉलर बना दिए गए। अब आप ये बताइए, इस बर्रे सगीर की अगर हिस्ट्री पढ़नी है और प्राइमरी सोर्स पढ़नी है और आपको अगर पर्शियन नहीं आती तो आप कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं। सोर्सेस तो पर्शियन में लिखे हुए। अरे जो जितनी भी किताबें लिखी गई हैं सब आपके एम्पायर की, चाहे वो मामलुक्स हों और चाहे वो खलजीज हों, चाहे वो लोदीज हों, चाहे वो सूरीज हों, चाहे वो मुगल्स हों, सबके अकाउंट्स पर्शियन में लिखे हुए। और ये साहब कहते हैं हमें पर्शियन नहीं आती, तो भाई तुमको किसने स्कॉलर बना दिया? तो ये लेफ्टिस्ट जो है ये कुछ भी कर सकते हैं। आपके यहाँ तो लेफ्टिज्म ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि लेफ्टिज्म इस्लाम जो है वो दे ओनली यूज देमसेल्व्स, दे यूज ईच अदर। और जहाँ पे इस्लाम आ गया जाता है वहाँ लेफ्ट को ख़त्म कर दिया जाता है, जहाँ लेफ्ट आगे आ जाता है वहाँ इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाता है। ईरान जो है दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल। ईरान इज वन एग्जांपल, सेंट्रल एशिया इज द अदर एग्जांपल। सेंट्रल एशिया में पूरा इस्लामिक नैरेटिव जो है वो दैट वाज वॉश्ड आउट बाय सोवियत यूनियन। और ईरान में द रेवोल्यूशन वाज लेड बाय द तुदे पार्टी, और व्हिच वाज एक्चुअली सोवियत सपोर्टेड कम्युनिस्ट। और रेवोल्यूशन के बाद तुदे पार्टी के एक आदमी को लैंप पोस्ट से लटका के फांसी दे दी गई, कोई नहीं बचा उसमें से। हमारे यहाँ तो सर बहुत बुरा हाल है हिस्ट्री का, और हमारे यहाँ तो हर चीज जो है वो चेंज कर दी गई है। आई डोंट नो कि कब कहाँ जाके ठीक कर पाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन सर इसी से हम अगर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 1971 की, वो भी हमें गलत पढ़ाया गया है, अब मैं यहीं पे मान रही हूँ। तो लेकिन सर आप कैसे देखते हैं कि 1971 वॉर को आपके ख्याल से कि क्या बहुत ज़रूरी थी और क्या उससे बचा जा सकता था, और उस वक्त वर्ल्ड उस सब चीज़ों को कैसे देख रहा था? और सबसे बड़ी बात ये कि इतने थोड़े से दिनों में इस तरीके से हुआ कि एक मुल्क पे से दूसरी एक और कंट्री बन गई। इसको आप किस तरह देखते हैं? अगर मतलब एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट अगर आप देखें तो आप क्या कहेंगे? मैं तो एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट अगर देखें तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो 71 का वॉर फाइनली हुआ, तो दैट वाज अ वॉर दैट वाज थ्रस्ट ऑन इंडिया। और इसकी जो जेनेसिस है वो ये है कि बेसिकली आपका एक आदमी था जुल्फिकार अली भुट्टो नाम का, और he was not ready to accept a popular verdict। भाई इसकी जेनेसिस क्या है? जेनेसिस तो यही है ना कि आपके यहाँ इंतखाबात हुए, इंतखाबात में अवामी लीग जो है उसकी फुल मेजॉरिटी आ गई, और फुल मेजॉरिटी इसलिए आ गई कि उसने आपके जो बड़ा पॉपुलेशन में जो आपका बड़ा महाज था ईस्ट पाकिस्तान वाला, उसमें उसको सारी की सारी सीटें जीत ली, तो उसकी मेजॉरिटी हो गई। उसकी मेजॉरिटी हो गई तो आपको शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए था।
ये डेमोक्रेसी में तो ऐसा ही होता है ना। लेकिन भुट्टो ने कहा कि वो काला बंगाली कैसे बन सकता है हमारे ऊपर, हम गोरे पंजाबी। हालांकि वो पंजाबी नहीं थे, सिंधी थे। वो सिंधी थे सर, वो सिंधी थे जी। लेकिन वो कैसे बन सकता है? वो जो रेशियल सुपीरियोरिटी का जो कॉन्सेप्ट था, ये सारा का सारा झगड़ा, वो जो छुपी हुई रेशियल सुपीरियोरिटी है ना, वो इस्लाम में वो कुफ्र और कफात वाला एक सिद्धांत आता है। तो उसकी वजह से कि वो तो नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? वो बंगाली है, बंगाली नहीं बन सकता पाकिस्तान का वजीर आजम। झगड़ा तो यहाँ से शुरू होता है, वरना क्या प्रॉब्लम थी? आपका ठीक है, वो जीत गए थे, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते। प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद फिर उनकी सरकार कुछ दिनों तक चलती। अगर मान लीजिए 5 साल चला ले जाते तो ठीक है, नहीं चला ले जाते तो, लेकिन उनको नहीं बनने दिया गया और इंस्टेड मिलिट्री क्रैकडाउन कर दिया गया उनके ऊपर। और मिलिट्री क्रैकडाउन करने के बाद में तो वो सारे के सारे वहां से भागे, इंडिया में आके टिके आके। अब जब इंडिया का पूरा सिस्टम बिखरने लगा तो फिर they had to do something. It had become ethnic. Plus there was also the religious persecution angle. खास तौर से आपकी ये पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी जो थी वहाँ पे ढूंढ ढूंढ के इंटेलेक्चुअल्स को और हिंदुओं को मार रही थी। तो फिर इट वाज समथिंग दैट वाज फोर्स्ड अपॉन इंडिया। और उसके लिए ऑफ कोर्स आई थिंक मिसेस गांधी डिड वेरी वेल in the sense that she managed to stitch up a lot of alliances and it was always untenable. आप 1500 किलोमीटर दूर आपके बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप कैसे कवर कर सकते थे? तो अल्टीमेटली तो इट वाज एन इनडिफेंसिबल प्रोपोजिशन। तो लेकिन अब फौज में तो ये दिक्कत है ना कि फौज में सोचने वोचने की तो मनाही होती है, रेजिमेंटेशन होता है शुरू से, पहले दिन से। उसमें यही होता है कि साहब के दिमाग पे नीचे रख देना है, जो ऊपर से ऑर्डर आए वो मानना है। तो वो करके इसको इन्होंने, तो दिस वाज समथिंग, आई थिंक दिस वाज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड बाय पाकिस्तान। अदरवाइज आई डोंट थिंक इंडिया हैड एनी डिजाइन एज सच। इंडिया के कोई इशू नहीं था, ठीक है आपका चल रहा है, आपका चल रहा है, आप चलते रहिए। आज भी तो इंडिया के किसी के जैसे पाकिस्तान तो अफगानिस्तान में 24 घंटे लगा रहता है ना कि किस तरह से हम अफगानिस्तान की सरकार को अपने कब्जे में कर ले। आपने इंडिया का तो नहीं देखा होगा कि वो किसी भूटान में कर रहा है या कोई श्रीलंका में कर रहा है या बांग्लादेश में कर रहा है या कहीं भी कर रहा है। छोटे छोटे देश हैं इंडिया के बगल में, बट इंडिया के ऐसे कोई वो है नहीं कि उसको बगल में इंटरफेरेंस करना है। ठीक है, इट हैज टू सिक्योर इट्स ओन इंटरेस्ट, दैट्स अ डिफरेंट इशू दैट एवरी कंट्री डज, बट इट हैज नो डिजाइंस ऑन द नेबर्स। तो वहाँ करने का कोई इरादा नहीं था, इट वाज काइंड ऑफ थ्रस्ट अपॉन इंडिया, देन इंडिया डिड इट। ठीक है। तो सर एक चीज और देखने में आई है कि बहुत से लोग बांग्लादेश से इंडिया की तरफ गए एज अ रेफ्यूजी, और जो भी कह लें उधर शिफ्ट हो गए। मतलब जब बांग्लादेश बना है उसके बाद बंगालीज तो बहुत कम रह गए हैं। क्योंकि मैंने एक उनका क्या उनका नाम है, एक कॉमेडियन आपके यहाँ आते हैं, एक्टर भी हैं उस तक, सॉरी नाम उनका स्लिप हो रहा है मेरे माइंड से। उन्होंने कहा कि सिर्फ वैसे कॉमेडी में उन्होंने कहा कि सिर्फ 15% बंगालीज जो हैं बांग्लादेश में वो भारत से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि बाकी तो सारे के सारे भारत में इधर आ गए, तो उनका मतलब था सिर्फ 15% ही उधर रह गए। तो आप लोग इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं कि जब इस तरह से रेफ्यूजीज जो हैं वो आए आपके यहाँ बांग्लादेश से उठ के, 2 करोड़ या 1.5-2 करोड़ लोग तो आए होंगे अगर इसको अगर हम चेक करें, इस फिगर्स को अगर चेक करें तो। क्योंकि पाकिस्तान में जब ये अफगान वॉर स्टार्ट हुई थी और पाकिस्तान में जो रेफ्यूजीज आए थे, तो उससे पाकिस्तान अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया, उस चीज से निकल नहीं पाया, संभाल नहीं पाया। तो भारत ने किस तरह से इस चीज को हैंडल किया? और आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो लोग बांग्लादेश से 12 शिफ्ट हुए, जिसका आपके पास कोई डाटा नहीं है, आपको नहीं पता कौन है कौन नहीं है, वो कोई भी हो सकते हैं, वो एंटी इंडिया भी हो सकते हैं, इस चीज को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक तो इशू ये है कि
इमीडिएटली आफ्टर बांग्लादेश लिबरेशन, बांग्लादेश के लिबरेशन के तुरंत बाद में एक पैक्ट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें ये कहा गया था कि भाई कि 25 मार्च, दैट इज द डेट ऑफ द ऑपरेशन सर्चलाइट। आपको पता है ना ऑपरेशन सर्चलाइट? तो ऑपरेशन सर्चलाइट जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन तक के जो भी अगर ईस्ट बंगाल से और भारत में कोई भी लोग आ गए होंगे तो उनको वापस डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि दैट वाज अगेंस्ट व्हाट इज कॉल्ड लियाकत नेहरू पैक्ट। हालांकि लियाकत नेहरू पैक्ट में भी ये है कि इनफैक्ट दैट ऑलमोस्ट परमिट्स काइंड ऑफ कंटिन्यूअस ऑपरेशन के, कोई भी जाता है तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। हालांकि उसके बहाने पाकिस्तान ने तो जो भारत के मुसलमान वहाँ जाना चाहते थे उन पर रोक लगा दी 1951 में, ये लेते हुए कि साहब की माइनॉरिटीज की गारंटी इनको देनी है आपस में। तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया, तो कट ऑफ पॉइंट जो था वो 25 मार्च 1971 ये रखा गया। तो इसलिए एक इशू तो वहाँ पे सॉल्व हो जाता, क्योंकि अब बहुत सारे लोग 25 मार्च के बाद आए, कुछ 25 मार्च के पहले भी आए थे, कुछ हुए थे, तो बहुत सारे तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होने के दे गॉट अ राइट टू स्टे इन इंडिया। और जो 25 मार्च के बाद आए उसमें ये भी था कि भाई बिकॉज बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड तो लॉट ऑफ देम वेंट बैक, उनकी ज़मीनें थी उनके सब कुछ थे तो दे वेंट बैक। और उसका 71 का जो बांग्लादेश वॉर था उसका वन ऑफ द पर्पसेस यही था कि साहब हम इतने रेफ्यूजीज को हैंडल नहीं कर सकते, दे हैव टू गो बैक। हाउ टू मेक देम गो बैक इज टू फर्स्ट लिबरेट बांग्लादेश। सो वंस बांग्लादेश लिबरेटेड दे विल गो बैक। तो लॉट ऑफ देम वेंट बैक, बहुत सारे नहीं भी गए, क्योंकि सारा जो असम वाली जो प्रॉब्लम हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि दैट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूड, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द ओपन बॉर्डर। आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का वो तो बहुत हेविली गार्डेड है, तो इसलिए वहाँ से तो आना जाना बहुत मुश्किल होता है। बट ईस्टर्न बॉर्डर आफ्टर द बांग्लादेश वॉर वाज वर्चुअली अनगार्डेड, वहाँ कोई था ही नहीं, क्योंकि किसी तरह का कोई अंदेशा नहीं था वहाँ से। तो उस वजह से बहुत सारा इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हुआ और बहुत सालों तक हुआ। तो वो जो सारी प्रॉब्लम है वो उस इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की है, रेफ्यूजीज की नहीं है। सो यू हैव टू एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, कि जो लोग अभी बांग्लादेश के अगर आए हुए हैं इस तरफ, दे आर इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, दे आर नॉट रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज तो सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड जा चुके हैं वापस 1971 में। दैट इज अ डिफरेंट इशू। और ये कि साहब 15% रह गए वहाँ पे, ये मेरी बात नहीं समझ में आई। दैट साउंड्स नहीं, ये कह रहा दैट सर वो जब नाम है शेखर सुमन साहब की कोई क्लिप थी, उसमें मेरे ख्याल है वो मजाक में कह रहे थे, बट उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि सिर्फ 15% बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया से नफरत करते हैं, क्योंकि वहां रह ही 15% रह गए, बाकी सारे उठकर भारत में ही आ गए हैं। वो ये बताना चाह रहे थे। तो अब मुझे उनका नाम याद आया, शेखर सुमन जी का था क्लिप, तो वो मुझे बहुत हंसी आई थी देखे। मैंने कहा अच्छा सब लोग वापस भारत में चले गए। तो सर इसी तरीके से अगर हम लास्ट में अफगानिस्तान को देखें, वैसे तो आप देखें करिए कोई ऐसी we cannot say कि there are no official figures available, there is no official research available, ऐसी कोई रिसर्च हुई भी नहीं है। अंदाजे लगाए जाते हैं कि भाई 1.5 से 2 करोड़ जो हैं इलीगल एलियंस इंडिया में है बांग्लादेश के, लेकिन बांग्लादेश की आबादी तो 17-18 करोड़ है ना, तो दैट नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। और सर लास्ट में अगर हम अफगानिस्तान की बात कर लें थोड़ी, सर अफगानिस्तान में आपने देखा है कि हमेशा से पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है, और वहां से मैं रेफ्यूजीज जरूर कहूंगी कि आए थे ज़िया-उल-हक के जमाने में, और यहाँ पे इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब हमें आपको पाकिस्तानी कम और अफगानी ज्यादा नजर आएंगे अगर आप कभी इस्लामाबाद आए तो आपको हर दूसरे, कराची में भी तो यही हाल है। बिल्कुल। तो लेकिन सर फिर भी पाकिस्तान को हमेशा सारी दुनिया से सारा वर्ल्ड पाकिस्तान को ही ब्लेम करता रहा अफगानिस्तान के लिए। इस चीज को आप किस तरह देखते हैं, कहाँ पे पाकिस्तान से गलती हुई? पाकिस्तान ने वो जो अपना ये 71 के बाद एक जो अपना डॉक्ट्रिन बनाया जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का,
वो एक बड़ा अजीब सा डॉक्ट्रिन है कि साहब के वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि साहब के हमारा चूंकि लैंड मास जो डेप्थ है हमारी वो बहुत कम है, तो अगर इंडियन फौजें हमारे यहाँ घुस आएंगी तो हमको जो है वो रिट्रीट करना पड़ेगा अफगानिस्तान में, इसलिए अफगानिस्तान में वी नीड अ फ्रेंडली गवर्नमेंट। ऐसा अजीब सा डॉक्ट्रिन बनाया है भाई। अरे आपको इंडिया को कोई इंटरेस्ट आप पे घुसने में है नहीं, इतनी आपकी समझ में नहीं आते, तो आपने अपने बना रखे हैं डॉक्ट्रिन। अभी जियाउल हक ने डॉक्ट्रिन चेंज किया ना आपके पाकिस्तानी फौज का अगर मुझे याद सही हो रहा है तो जो मोटो हुआ करता था वो हुआ करता था फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी, इस तरह से करके कुछ होता था। एग्जैक्टली। और उसको जियाउल हक साहब ने बदल दिया और कर दिया क्या, तकवा, ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिलिल्लाह। और एक मॉडर्न मिलिट्री को उन्होंने इस्लामी लश्कर में तब्दील कर दिया। अब इस तरह के नैरेटिव्स बनाएंगे तो फिर आपको अपने खुद की इनसिक्योरिटीज आप पहले ढूंढेंगे, फिर खुद की इनसिक्योरिटीज ढूंढ के उन इनसिक्योरिटीज को आप इस तरह से टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो अगेन सेम थिंग, दिस इज अगेन अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम जिसकी कहीं कोई जरूरत नहीं थी। अब ठीक है साहब कि नहीं, अब इंडिया के तो हम कुछ नहीं खा सकते, लेकिन टमाटर हमें चाहिए। वो एक आया था ना कौन सा कि हम एटम बम दाग देंगे अगर इंडिया टमाटर नहीं बेचे तो। सर आलू भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं, आलू भी लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर मैंने पहले भी किसी से शायद बात की थी, जो में एक बड़ा एक टाइम ऐसा था कि आलू मंगाने की बात हो रही थी, और यहाँ पे जो जितने वो मुल्ला माफिया बैठी होती है ना, वो कहे नहीं जी हम भारत से आलू नहीं लेंगे। तो वो किसी ने कार्टून बना दिया था, कार्टूनिस्ट ने न्यूज़पेपर में, कि भारत के आलू खा के जैसे हम हिंदू हो जाएंगे, कि उन्होंने वहां चिट्ठियां बना दी थी सर के ऊपर कि क्या हो जाएगा अगर हम भारत के आलू खा लेंगे। तो वो यहाँ पे तो सर पूछा ही मत, यहाँ का जो हाल है, यहाँ के जो कहना चाहिए जो मुल्ला माफिया है, उससे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जियाउल हक ने ही जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। लेकिन फिर भी सर आप क्या समझते हैं कि जो अफगानिस्तान में अभी भी जैसे बात होती है तो हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है, जबकि पाकिस्तान तो हमेशा साथ खड़ा रहा। क्या इसकी वजह यह है कि वो रिलीजन को लेके बात की जाती है बार बार? नहीं देखिए, पाकिस्तान मैं इंडियन अकाउंट्स पे नहीं जाता, आई विल लुक एट दी वेस्टर्न अकाउंट्स। जो वेस्टर्न अकाउंट्स जो हैं वो जो अफगान वॉर को और इनको सबको डिस्क्राइब करते हैं, इनको जैसे लेके लेट्स से वी लुक एट somebody like Christine Fair was written a very good book, क्या कि पाकिस्तान मिलिट्रीज वे ऑफ वॉर। तो उन्होंने जो फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स हैं, इनकी ग्रीन बुक है आपके पाकिस्तान मिलिट्री की, उनसे और जो पर्सनल के इंटरेक्शंस उसको निकाल के वो बनाया। हालांकि मेरी और क्रिस्टीन फेयर की बनती नहीं है आपस में, सही बता दूं मैं आपको, लेकिन दैट बुक इज अ गुड बुक बेसिकली। तो उसमें से दैट इज वन बुक, और भी अदर बहुत सारी जो है वेस्टर्न अकाउंट से जो निकल के आता है, वो निकल के ये आता है कि पाकिस्तान ऑफर्ड इटसेल्फ ऑन रेंट टू अमेरिका। जब सोवियत यूनियन आई और उसने एक फेलो कम्युनिस्ट रेजीम को बचाने के लिए वो अफगानिस्तान में घुसे, तो उसके बाद जियाउल हक साहब जो थे उन्होंने अमेरिका को बहुत परसुएट किया कि भाई हम तो तैयार हैं, वी आर रेडी टू बी रेंटेड, हम तो किराए पे आपकी गोद में जाने को तैयार हैं, आप क्यों नहीं ले रहे। जिसमें आजकल नैरेटिव बनाया जाता है ना कि साहब अमेरिका ने हमको यूज किया, साहब अमेरिका ने, तो भाई गया कौन था उनके पास ऑफर लेके? सारे का सारा प्लान तो आपने बना के दिया था कि हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद फिर वो जब ये पड़ गया तो सब जगह दे रेडी टू बी रेंटेड कि भाई सऊदी अरेबिया में हमको रेंट कर ले, तुर्की भी हमको रेंट कर ले। और एक जो बेसिक जो
जिसको कहते हैं एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेशन वाले जो एलिमेंट्स हैं वही मिसिंग हो गए पाकिस्तान के, जो एलीट है उसमें। मैं पब्लिक को नहीं कह रहा, लेकिन पब्लिक में भी मुल्ला माफिया ने जो पूरा का पूरा आपका, वो एक किताब लिखी ना हुसैन हक्कानी साहब ने, पाकिस्तान बिटवीन ए मॉस्क एंड द मिलिट्री, that is basically that is what is describing Pakistan. It is between mosque and military. उनकी जो प्रायोरिटीज हैं उसी के हिसाब से चलती है आगे पूरी के पूरी अफगानिस्तान। अरे भाई, why can't you let अफगानिस्तान रन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? आप क्यों फंड करते हैं वहाँ पे तालिबान को? क्यों आप फंड करते हैं दूसरी तरह के हर तरह के जिहादियों को? क्यों आपने हक्कानी नेटवर्क को यहाँ पे दे रखा है पूरा का पूरा शेल्टर? सारे के सारा सब जानते हैं कि सब यहाँ से चलता है। वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं, सब बोलते हैं कि साहब की ये आप जो है वो क्वेटा का एक मोहल्ला है, यू टेक केयर ऑफ दैट, अफगानिस्तान प्रॉब्लम विल बी ओवर। GHQ ने जो बैठा रखे हैं आपके, मतलब पेशावर को छोड़िए, इस्लामाबाद में बैठा रखे हैं लोग। अब ये जो है ना, मैं क्या कह सकता हूँ, पाकिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल नेशन, क्योंकि जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन अदर कंट्रीज द कंट्रीज हैव अ मिलिट्री, यहाँ पे द मिलिट्री हैज अ कंट्री, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लेकिन सर, जो आप फंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो इकोनॉमी इनकी इतनी खराब है, यहाँ पे इनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा और पूरी तरह से इकोनॉमी क्रैश हुई हुई है, तो आपको लगता है कि ये फंड कर सकते हैं इतने जो आप बता रहे हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस को? आर्मी की फंडिंग तो नहीं कम हुई ना। अच्छा। तो आपके बजट से फिगर उठा के दे सकता हूँ कि बाकी सारी आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आर्मी की जो ग्रोथ है वो 9 to 10% बदस्तूर जारी है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि साहब की कंट्री के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक तरफ रह गए, और आर्मी को और मिलिट्री को जो आपको फंड करना है वो तो जो इनकी डिमांड है वो एज इट इज आपको करनी पड़ेगी। The rest of the public and the rest of the country can go anywhere. That's true. बिल्कुल ठीक। सर, यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने ज्वाइन किया शो और हमें बहुत कुछ सुनने को और सीखने को मिला, और आई होप कि पाकिस्तान जो है वो बजाय ये कहने के पाकिस्तान के लोग के कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या कुछ गलत कह रहा है, उसके बजाय जो चीज़ें बताई गई हैं उससे सीखने की कोशिश करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें अपनी जो भी वीकनेसेस हैं उस पर जरूर काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।